गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जीएस यादव। जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने क्या कर दिया था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों कर लिया था कि टेस्टिस कैसे होते हैं, उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवम कैसे बनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, एक्चुअल में स्पर्म और ओवरी में एग का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। जो मेन टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस। एज यू नो कि टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, ठीक है। और ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम या फिर एग का, ठीक है। इस प्रोसेस में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। और ओवम यानी ओवरी के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, oogenesis, ठीक है। तो ये इसके बारे में आज हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरीज के अंदर जो गैमेट बन रहा है उसको पढ़ेंगे हम बाद में, oogenesis का प्रोसेस। आज हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स का रोल है, लीडिंग सेल क्या सीक्रेट करती है, सेटोली सेल FSH सीक्रेट करती है, एंड्रोजन्स का क्या रोल है, स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम में मियोसिस कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो टेस्टिस और ओवरी का स्ट्रक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट गैमेटोजेनेसिस है। तो गैमेटोजेनेसिस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उधर जब हमने प्लांट्स का पढ़ा था तो मैंने कहा था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा वहां डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और छोटी छोटी जो टर्म्स दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, उससे डायरेक्ट डेफिनेशंस और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी ब्लैक टर्म्स दे रखी है उन्हें आप अच्छे से उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होती है, ठीक है। इमैच्योर मेल जर्म सेल बनाई थी, कहां बनाई थी हमने, अब बता दो भाई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ा था, वही हमने क्या करा था, वही हमने ट्यूब्यूल के अंदर क्या करा था, हमने स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा स्पर्म का फॉर्मेशन हमने वहां पढ़ा था, तो वहीं पे क्या होगा, जो इमैच्योर जर्म सेल होती है उसका किसके अंदर कन्वर्ट होना, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना। इमैच्योर मेल जर्म सेल का स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। ये हो कहाँ रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो इस बात पे फोकस कीजिएगा। अब इसका ये जो प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और इसका सिंबल क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम। इनके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सेम होते हैं, 1 से 2 सेल का जनरेशन होता है, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हाफ यानी हैप्लॉइड होती है। इसमें जो सेल होती है माइटोसिस में क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बात आपको समझ में आई। देखो एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना, ये टॉपिक थोड़ा सा धीरे करवा रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक में अगर एक भी हार्मोन या कुछ भी ऊपर नीचे होगा, जल्दी जल्दी पढ़ाने में क्या होगा कि आपकी जो टर्म्स और ये जितने भी है वो सारी क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी या फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, अब ये माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड हो रहा है। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या है, मैंने अभी कहा था, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे होगा, स्पर्म आपने देखा कि स्पर्म के अंदर तो क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 23 जाएंगे, मतलब मैंने यही कहा था ना कि जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन क्या होता है, जर्म सेल्स दोनों की होती है, हैप्लॉइड होती है। तो अभी तो फिलहाल ये आप कह रहे हो कि ये अभी तक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या है, डिप्लॉइड है, यानी इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। अब इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोसाइट। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं, इनमें से कुछ को, है ना, कुछ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे जो होगा एक से क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मेटोसाइट ये क्या होगी, इक्वल इन साइज होगी, साइज में कैसी होगी, इक्वल होगी। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके अंदर ये सेल्स क्या हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉइड हो जाएंगे। अभी बात समझ में, यानी मैं क्या कह रही हूँ, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड था, उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, उससे क्या हो गया, उससे जो सेल्स बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इक्वल साइज की बनी, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर था वो क्या हो गया, आधा हो गया। यानी यहाँ 46 था तो यहाँ कितना हो गया, 23 हो गया। आगे क्या बात समझ में, किसी को कोई डाउट, अगर देखो सुनो, डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चंस को टाइप कर दीजिएगा, मैं ले लूंगी उसको, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तो उससे पहले ले लूंगी। उसके बाद क्या होगा, अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो सेकेंडरी, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट है, हो जाएगा फिर सेकेंड रिडक्शनल डिवीजन या मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। ये 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा। कितनी हैप्लॉइड सेल बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा, है ना। 2 के बाद 4 बन जाएगी हैप्लॉइड सेल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। और ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, हाँ, उससे क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन से क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटिड बना, उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, उससे क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। वो क्या थे, इक्वल थे, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, वो हो गए, हाफ हो गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर डिवीजन हुआ तो 4 क्या बन गए, 4 बन गए आपके स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, यानी 2 बार क्या हो चुका है, मियोसिस हो चुका है। आगे बात समझ में, अब 2 बार मियोसिस हो चुका है तो ये स्पर्मेटिड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। ये क्या होंगे, ये स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफर होंगे स्पर्मजोआ को या स्पर्म्स को, है ना। ये स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर होंगे किसको, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, या स्पर्म को। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। मियोसिस हो रहा है ना, इसलिए क्या कह देंगे इसको, स्पर्मियोजेनेसिस कह देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके अंदर ये, इसके बाद क्या होगा कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो हेड होगा, क्या होगा, स्पर्म का हेड जो होगा, एक्ट्रोसोमल हेड इस शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो ये क्या होगा, ये उसके अंदर सेल्स के अंदर क्या होगा, एम्बेडेड होगा। ठीक है, ये कौन सी सेल्स के अंदर एम्बेडेड होगा, सर्टोली सेल्स के अंदर। क्या होगा, सर्टोली सेल्स के अंदर। और ये क्या करेगी, ये जो सर्टोली सेल्स है ये स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू, ये कहाँ है, सर्टोली सेल्स क्या सीक्रेट करती है, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ, फीमेल्स में, याद रखना, मेल्स में भी। उसके बाद ये क्या काम करेगी, ये कौन से प्रोसेस में हेल्प करेगी, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेगी। और इसी से क्या होगा, स्पर्मिएशन होगा। स्पर्मिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी हेड का फॉर्मेशन हो गया, वो सेल्स के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, सर्टोली सेल्स अपना हार्मोन सीक्रेट करेगी, उससे किसका प्रोसेस होगा, स्पर्मिएशन का प्रोसेस होगा, यानी जो स्पर्म्स है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस टाइम पे स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपको बताया था मैंने, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम, यानी 12 से 13 साल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर देखो ये बता दी, पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उनसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं, जो पहले तो क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करते हैं। और उसके साथ साथ ये स्पर्मिएशन या स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलता रहता है। तो हार्मोनल जो है बॉडी के अंदर, देखो हमारे अंदर जो है वो हार्मोन्स ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कब क्या होना है। ठीक है, वरना एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता कि प्यूबर्टी अपनी मर्जी से थोड़ी ना होती है। जब क्या होता है,
एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन्स या फिर एंड्रोजन्स को, टेस्टिस को बोलते हैं। फिर लीडिंग सेल को बोलते हैं कि भाई तू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट कर, तो वो उस टाइम से जैसे उनको फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है वैसे ही करते हैं। और ये सारा जो कंट्रोल है वो कौन करता है? आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक और ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, है ना, जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक देखता है। तो ये सारा काम जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। गोनाडोट्रोपिन, देखो पिट्यूटरी के अगर हार्मोन्स की बात करो तो ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करती है, वो 11th में पढ़ा होगा आपने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। और पर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है देखो होगा, पिट्यूटरी के बहुत सारे काम हो, तभी तो उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन सीक्रेट होगा। उसके बाद में दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, कौन कौन से? एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो किससे होगा? मैंने अभी बताया था, लीडिंग सेल, एलएच हार्मोन भी कहते हैं इसे। ये किससे होगा? लीडिंग सेल तक पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? एफएसएच। यहां किससे सीक्रेट होगा? ये सर्टोली सेल्स। अब इसे याद करने का एक तरीका, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग, एल फॉर लीडिंग सेल, फॉलिकुलर एस फॉर स्टिमुलेटिंग, एस फॉर सर्टोली सेल। ऐसे याद रखोगे तो ये आपको क्या रहेगा? डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसके बाद में क्या होगा कि जो सीक्रेशन है वो किसके प्रोसेस में हेल्प करेगी? ये जो दोनों का सीक्रेशन है ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगी। आगे क्या बात समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी? स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना। देखो क्या क्या होता है? हेड, नेक और टेल, ठीक है। अब हेड, नेक, टेल 3 पोर्शंस में बढ़ा हुआ होता है। हेड जो मेनली इसके अंदर क्या होता है? लाइटिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसे एक्रोसोमल हेड करते हैं। इसका शेप ऐसा होता है, पॉइंटेड होता है एंटीरियर साइड से। नेक में क्या होता है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ, जब डायग्राम बनाऊंगी तो वैसे बता दूंगी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और टेल का मेन काम क्या है? टेल जो है वो प्रोपगेशन में हेल्प करती है या मोटिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती है। आगे बात समझ में? बाकी इस टेल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? देखो ज्यादा ड्राइंग पर मत जाना, बस एक समझने के प्रोस्पेक्टिव से बना रही हूँ, ठीक है। ये डबल ट्रिपल लेयर होते हैं पर मैंने सिंगल लेयर ही बनाया है। देखो इसके आउटर पोर्शन में क्या होती है? वही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख दूं क्या? ये पोर्शन क्या है? हेड, ये पोर्शन क्या है? नेक, और ये आपकी क्या है? टेल। ये आपका टेल भाई साहब, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? ऊपर जो होता है, ये जो पॉइंटेड एरिया होता है ना, ये यहां से थोड़ा ऐसा होता है, इसे कहते हैं हम एक्रोसोम। इसे एक्रोसोम या एक्रोसोमल हेड कहते हैं। यहीं पे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? जोना पेरासुडा लेयर, जो ओवम की जो जोना पेरासुडा लेयर हो गया आउटर, उसको क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, वहां से एंट्री पॉसिबल बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल। भाई वो डीएनए आपके अंदर पता है आपको, क्रोमोसोम्स का नंबर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? नेक के अंदर, यहाँ पे मिडिल पीस भी कहते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या काम करते हैं भाई? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ये टेल है, आपको टेल के बारे में बता दिया मैंने कि टेल क्या करती है, ये क्या काम करते हैं? ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब देखो मीडियम, देखो जो कोइटस के टाइम यानी रिप्रोडक्शन के टाइम जो मेल होता है उसमें 200 से लेके बिलियन ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर से 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो एकदम क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली, है ना, क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं, ठीक है, वो हेल्दी होते हैं। 40% जो होते हैं वो इमेच्योर या मैच्योरिटी की स्टेज में होते हैं। तो इस पे स्पर्म का जो नंबर है वो इतना सारा होता है, ठीक है। कुछ एक्स क्रोमोसोम्स बियर करते हैं, कुछ वाई क्रोमोसोम्स। उसके बाद स्पर्म्स जो है वो सेमेरिफेरस ट्यूब्यूल की डक्ट से रिलीज होता है। हमने पढ़ा था वो वासा डिफरेंस, वासा फ्रेंशिया, ठीक है, एपिडिडाइमिस से होते हुए, ठीक है, डक्ट तक जाते हैं। नहीं, कहां से रिलीज होते हैं? सेमेनी फेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होंगे। अगली बात समझ में, रिलीज फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां से रिलीज होंगे थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू।
डक्ट्स क्या होती है भाई, एक पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या हेल्प करता है कि जब जैसे आप पानी के प्रेशर से नाली में पानी का प्रेशर चलता है, वैसे ही सेम ये क्या होती है, डक्ट्स होती है, कैपिलरीज होती है, इतनी माइन्यूट, उसके अंदर इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये इसमें क्या होगा, ये एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, और इन सब के डिफरेंस से क्या होगा, देखो इसके अंदर जो प्लाज्मा होगा, ये मैंने अभी बताया, वासा अफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, कल पढ़ाया था ये, वासा डिफरेंशिया, उसके अंदर डक्ट, फिर जेनेटेलिया, असेसरी ग्लैंड्स जो होती है, उनसे क्या होगा, मैंने कहा था कुछ फ्रक्टोज और कुछ प्लाज्मा, वो तो ये जितना भी प्लाज्मा होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, सीमेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सीमेन क्या काम करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, और जैसे मैंने कल कहा था कि क्या करती है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, उसको क्या करती है, प्रोपोगेशन में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, मोटिलिटी रेट को क्या करती है, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, और मोटिलिटी रेट को बढ़ाती है, यानी मूवमेंट की जो रेट है उसे बढ़ाती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, और एसेसरी डक्ट्स और ये हार्मोन्स क्या करती है, एंड्रोजन जो होते हैं उनका लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है। देखो टेस्टिस के थ्रू क्या सीक्रेट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और इधर क्या कर रही है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वो किसको हेल्प कर रही है, एफएसएच एलएच के सीक्रेशन में हेल्प कर रही है, यानी सर्टोली सेल और लीडिंग सेल को कह रही है कि तुम असेसरी ग्लैंड की तरह काम करके क्या करो, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करो। ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसा होता है, स्पर्म का रिलीज ऐसा होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर डिवीजन हुआ, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, उसमें डिवीजन होने के बाद क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन के बाद क्या बने भाई, स्पर्मेटोजोआ बने, स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, उस प्रोसेस से ये सारा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा है, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या होता है, हेड है, नेक है, टेल पीस है, नेक जो होता है उसे मिडल पीस भी कहते हैं। उस नेक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, यानी आप सोचो स्पर्म जो रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल की वजाइना के अंदर इंसर्ट होता है, वहां से उसे फैलोपियन ट्यूब के तक का जो पाथ है वो कवर करना होता है, तो इसीलिए न्यूट्रिशन और मोटिलिटी रेट दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पर्म का नंबर बताया मैंने, 200 से लेकर बिलियंस तक हो सकता है। तो आज के लिए आई होप ये क्लास में भी छोटी हो सकती है, बट ये है कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आज ही oogenesis भी कंटिन्यू कर देती तो बहुत हौच-पौच हो जाता, दोनों के अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो आज जो है वो आप अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस को रिवाइज कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पेज पे, इन पे फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।